चलो आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन संसाधन एवं विकास का पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया है अकील अली बोहरा जी ने और समीक्षा की है अनुराग मेरतावाल जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। नमस्ते बच्चों, हम सभी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह और उपग्रह हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बच्चों, हम सौर मंडल के कुछ ग्रहों के नाम भी जानते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि आदि। किंतु इन सभी ग्रहों पर जीवन के प्रमाण नहीं है। कारण कि जीवन के लिए अति आवश्यक परिस्थितियां वहां पर विद्यमान नहीं है। मुझे लगता है बच्चों, आप थोड़ा समझ ही गए हैं कि जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी का होना। ये सभी हमारी सुंदर पृथ्वी पर विद्यमान है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। यही हमारे जीवन के आधार है और महत्वपूर्ण संसाधन भी। जी हाँ बच्चों, इन्हीं संसाधनों के द्वारा हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, अर्थात प्रकृति के द्वारा सीधे ही हमें प्रदान किए गए हैं। इन उपरोक्त संसाधनों के अलावा और भी कई ऐसे संसाधन हैं, जैसे खनिज, पशु पक्षी, प्राकृतिक वनस्पति अथवा और वनों में पाए जाने वाले समस्त वन्य जीव। बच्चों, आज हम इन्हीं संसाधनों में से कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, इन संसाधनों का वितरण हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान नहीं है। मुझे लगता है कि आप समझ ही गए हैं कि इस वाक्य से हमारा अभिप्राय क्या है। जी हाँ बच्चों, हमारा आशय यह है कि विश्व के कुछ भागों में जल की नितांत कमी है, तो कहीं दूर दूर तक पेड़ों का अता पता ही नहीं है। अब आप ही देखिए, तंजानिया जो कि अफ्रीका में स्थित है, वहां रहती है एक छोटी सी बच्ची, नाम है माम्बा। तंजानिया के एक छोटे से गांव में रहने वाली ये बच्ची पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र ही उठती है, कारण कि उसे पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है और वह पानी लाकर वापस कुछ घंटों के बाद अपने घर आती है और घर के कामों में अपनी माँ का पूरा हाथ बंटाती है। इसके बाद वह अपने भाइयों का हाथ बंटाती है पशुपालन में। उसके पूरे परिवार के पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिस पर उसका पूरा परिवार मक्का और सेम की खेती करते हैं। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं एक दूसरी परिस्थिति के बारे में। जी हाँ, हम आपको बताते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में एक बालक है जिसका नाम है पीटर। उसका पूरा परिवार न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है और भेड़ से प्राप्त ऊन का प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। पीटर प्रतिदिन स्कूल से लौटता है, तब अपने चाचा को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है और भेड़ पालन के साथ साथ पीटर का परिवार जैविक कृषि के द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो बच्चों, ये हुई दो अलग अलग परिस्थितियों की बात, पीटर और माम्बा। इनकी दिनचर्या संबंधी कुछ सामान्य बातें अभी हमने जानी। आपने इनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के अंतर का अनुभव किया है। अब आप जरा सोचिए कि इस अंतर का कारण क्या है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपने ठीक सोचा। इनके जीवन व्यतीत करने के तरीकों में अंतर का प्रमुख कारण है स्थान विशेष में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्नता। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। समझ गए ना बच्चों? अब हम बारी बारी से संसाधनों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमि के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 30% भाग भूमि है, किंतु इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहीं विशाल पर्वत है तो कहीं समतल मैदान, कहीं मरुस्थल है तो कहीं सघन वन। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए विश्व के उर्वर मैदानी क्षेत्रों में सघन बस्ती पाई जाती है। बच्चों, ये तो हुई बात भूमि की। अब हम चर्चा करते हैं भूमि के विभिन्न प्रकार के उपयोगों की। जी हाँ, आप सभी बच्चे जरा सोचिए,
भूमि का एक उपयोग तो आप सबको मालूम ही है। हम भूमि पर कृषि करते हैं, मकान बनाकर रहते हैं, मगर इसके अलावा भी भूमि के कई उपयोग और भी हैं। जैसे भूमि में बड़ी बड़ी खानें होती है जिनसे बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला आदि आदि। बच्चों, यहाँ यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूमि का उपयोग भी कुछ भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाना है, जैसे स्थलों की आकृति, वहां की मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। इसके अतिरिक्त मानवीय कारक भी उत्तरदायी हैं, जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारित तत्व हैं। आज जहां एक और विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वहीं भूमि तो सीमित है। लोगों को सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी कारण आज निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण आदि अनेक समस्याएं पर्यावरण के लिए गंभीर संकट को जन्म दे रही है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि भूमि का व्यापक विनाश हो रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए वन रोपण, भूमि उद्धार तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के सीमित उपयोग के द्वारा हमें भूमि का संरक्षण करना होगा। बच्चों, यह महत्वपूर्ण चर्चा थी भूमि के विभिन्न रूपों, उनके उपयोग और भूमि के संरक्षण की। अब हम चर्चा करते हैं एक और महत्वपूर्ण संसाधन, मृदा। जी हाँ बच्चों, मृदा पृथ्वी के भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की एक पतली सी परत होती है। यह मिट्टी की परत भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। बच्चों, मृदा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की मृदा को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की क्रिया से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। बच्चों, मृदा के गुणधर्म उसकी जनक चट्टान अर्थात जिस चट्टान से वह मृदा बनी है के द्वारा निर्धारित होते हैं। मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म उसमें उपस्थित खनिज की मात्रा और उसकी पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी होती है। यह मृदा का एक महत्वपूर्ण घटक है। ह्यूमस के द्वारा मृदा का उपजाऊपन निर्धारित होता है, अर्थात जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है वह मृदा उपजाऊ होती है, वह उसमें फसल की पैदावार भी बहुत ही अच्छी होती है। मृदा में ह्यूमस की दर भी जलवायु, तापमान, वर्षा से प्रभावित होती है। इसी के साथ पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में मृदा का संचय अधिक समय तक रहता है, अर्थात मृदा अधिक समय तक रहती है। मृदा से तात्पर्य भूमि की ऊपरी परत से है। बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमस की। जी हाँ, इस ह्यूमस की दर अर्थात इसकी कम और अधिक उपस्थिति भी कुछ कारकों द्वारा प्रमाणित होती है, और वो कारक है वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव। ये सभी ह्यूमस की कमी अथवा अधिकता को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, अर्थात किसी निश्चित स्थान पर मृदा जितने अधिक समय तक विद्यमान रहती है उतनी ही मोटी परत उस स्थान पर उस मृदा की बन जाती है। बच्चों, अभी हमने चर्चा की मृदा के कुछ गुणों की। अब हम आपको जानकारी देते हैं अपने देश में पाई जाने वाली कुछ मृदाओं के विभिन्न प्रकारों की। जी हाँ बच्चों, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली मृदा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अपने देश भारत में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय प्रकार की मृदा। अब हम आपको एक छोटा सा काम बताते हैं जो कि आप सभी बच्चों को करना है। आप जब कभी खेत की तरफ या बाग बगीचे की तरफ घूमने के लिए जाएं तो वहां की मिट्टी लेकर उसको बड़े ही ध्यान से देखिए। ये उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा भी कुछ अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार सड़क के किनारे पड़ी हुई मिट्टी को हाथ में लेकर इसे बड़े ही ध्यान से देखिए। इस मिट्टी में पानी की मात्रा बगीचे की मिट्टी की तुलना में बहुत ही कम होती है, इसलिए ये बगीचे की मिट्टी या गमले की मिट्टी की तुलना में कम गीली होती है। साथ ही इसमें कण भी बगीचे की मिट्टी की तुलना में कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। इस छोटी सी गतिविधि को आप सभी बच्चों को अवश्य ही करना चाहिए। बच्चों, सभी करेंगे ना? बहुत अच्छा। अब हम आपको जानकारी देते हैं मृदा के निर्माण के कारकों के बारे में। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं।
अन्य प्रमुख कारकों में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगने वाले समय। अलग अलग स्थानों में मृदा के निर्माण में लगने वाला समय भी अलग अलग होता है। बच्चों, मृदा अर्थात मिट्टी हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण भौतिक घटक है। आज मृदा का संरक्षण करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज मृदा के लिए सबसे बड़े दो खतरे हैं। पहला है मृदा अपरदन और दूसरा है मृदा क्षीणता। इस दो बड़े खतरों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है, अर्थात मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, इसका उपजाऊपन नष्ट हो सकता है। इसे ही हम निम्नीकरण कहते हैं। इसके अलावा आज मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगातार वनों को काट रहा है, पशुओं के लिए बड़े बड़े चारागाह को विकसित कर रहा है और अतिचारण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भी मृदा के निम्नीकरण के लिए अर्थात मृदा के उपजाऊपन को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। साथ ही कृषि कार्य हेतु फसलों को कीड़ों से बचाने हेतु कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग आज किसान लोग कर रहे हैं। ये भी मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। बच्चों, अब हम मृदा निम्नीकरण के कुछ प्राकृतिक कारकों की जानकारी आपको देते हैं। कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने से भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है। इसके अलावा बाढ़ आना और भूस्खलन अर्थात धरती का फटना आदि भी मृदा निम्नीकरण के कुछ उत्तरदायी कारक हैं। मृदा का संरक्षण समय की मांग है, इसलिए हम आपका परिचय करवाते हैं कुछ ऐसी विधियों से जिसके द्वारा हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इसमें सबसे सामान्य विधि है मल्च बनाना। बच्चों, कभी कभी ऐसी भूमि जहां सामान्यतः पेड़ पौधे कम मात्रा में पाए जाते हैं, वहां भूमि को प्रवाल से ढक दिया जाता है। इससे भूमि की नमी संरक्षित रहती है और साथ ही मृदा का संरक्षण भी हो जाता है। इसे हम मल्च बनाना कहते हैं। इसकी एक और महत्वपूर्ण विधि है वेदिका फार्म। जी हाँ बच्चों, चौड़े समतल से सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों में बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। इसके अलावा तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए बड़े बड़े वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि तेज हवा चलने पर मिट्टी का अपरदन कम हो सके, अर्थात मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसे रक्षक मेखलाएं कहते हैं। इसके अलावा जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टान बांध बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। साथ ही वर्षा दोहन से मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय में भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। बच्चों, हम भूमि और मृदा नामक दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जिसके बिना जीवन की एक क्षण भी कल्पना करना सर्वथा असंभव है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जल की। जी हाँ बच्चों, जल ही जीवन का पर्याय है। यह एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं कि भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। इसीलिए यदि हम पृथ्वी को जल ग्रह कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक अनुमान के अनुसार आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ भी जल में ही हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। बच्चों, ये हम सब जानते हैं कि महासागरों का जल लवण युक्त होता है, अर्थात खारा होता है। इसे हम सीधे ही पीने के काम में नहीं ले सकते हैं। पीने योग्य जल अलवणीय होता है और यह जल अर्थात अलवणीय जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का मात्र 2.7% ही है। इस 2.7% अलवणीय जल का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थितियों के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बिल्कुल बाहर है। केवल 1% जल ही उपलब्ध है जो कि अलवणीय है और वह मानव उपभोग के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यह भूमिगत जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। बच्चों, आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ गया होगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही अलवणीय है, जिसे हम सीधे ही पीने के लिए और दिनचर्या के अन्य कार्यों में उपयोग ले सकते हैं। अब हम आपको एक और रोचक जानकारी देते हैं। हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत रूप से उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा। बच्चों, अपने देश भारत में एक व्यक्ति लगभग
150 लीटर जल का प्रतिदिन विभिन्न कार्यों में उपयोग करता है। अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति 3 लीटर पानी का उपयोग अपने स्वयं के लिए पीने में, लगभग 4 लीटर का उपयोग खाना बनाने में, लगभग 20 लीटर जल का उपयोग नहाने में, लगभग 40 लीटर जल का उपयोग शौचालय हेतु, लगभग 40 लीटर जल का उपयोग वस्त्र धोने में और लगभग 20 लीटर जल का उपयोग अपने स्वयं के बर्तन धोने में तथा लगभग 23 लीटर जल का उपयोग बागवानी में करता है। बच्चों, अलवणीय जल वर्तमान समय में पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। यहाँ एक बात और है, इस पृथ्वी की सतह पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षा और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर जल गतिशील है। इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। बच्चों, जल जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। आज समय की सर्वाधिक आवश्यकता है जल का संरक्षण करना, अर्थात जल का सीमित मात्रा में उपयोग करना। हम सबको मिलकर अपने घर, समाज, अपने विद्यालय और दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उपाय करने ही होंगे जिससे हम जल के अपव्यय अर्थात बर्बादी को रोक सकें। हमें इस हेतु लोगों को व्यापक स्तर पर जागरूक बनाना होगा और लोगों को पानी का महत्व समझाकर उन्हें इसके सीमित मात्रा में उपयोग करने के लिए प्रेरित करना होगा। अर्थात आवश्यकता के अनुसार जल का उपयोग करना हमें अपने जीवन की प्राथमिक आवश्यकता बनाना होगा। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे भूमि, जल और मृदा जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर। अब हम बात करते हैं वन और वन्य जीव पर। बच्चों, वन और वन्य जीवन भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वन के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं और वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं वन में विचरण करने वाले अनेक जीव जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। फूलों के परागण में मदद करते हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार बच्चों, वन के बिना भी जीवन और पर्यावरण की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। अर्थात वन और वन्य जीवन भी एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें इन सभी संसाधनों का संरक्षण करना होगा और भविष्य के लिए इनको बचाकर रखना होगा, तभी हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन यहाँ सुरक्षित रह पाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ संसाधनों के बारे में। हमने सभी संसाधनों का विस्तृत अध्ययन किया। आशा है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब आज्ञा दें। नमस्कार। बच्चों, इस पाठ में हमने पीटर व माम्बा की छोटी सी कहानी सुनी और उसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्नता को जाना। तो बताओ, कौन से प्राकृतिक संसाधन हम दिन प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं? हाँ, भूमि, हवा और पानी। हमने भूमि और उसके उपयोगों के बारे में जाना। हमें भूमि से कितना कुछ मिलता है। बच्चों, चलो मैं आपको एक छोटा सा काम देती हूँ। आप ये अवलोकन करना कि आप एक दिन में लगभग कितना पानी इस्तेमाल कर लेते हो और किस किस जगह करते हैं। क्या इसे हम बचा सकते हैं? और हाँ, तो कैसे?